हेलो ऑल, गुड इवनिंग। आई होप ऑल आर डूइंग गुड। आप सब बहुत अच्छे हैं। क्या मुझे कमेंट नहीं मिल रहा है? गुड इवनिंग। ओके, गुड इवनिंग। चलिए, कमेंट आना स्टार्ट हो गए। आई गेस थोड़ा लैग है, राइट? आशु, रमेश, कुमारी नीतू, राकेश कुमार, मुकेश बजाज। ठीक है, ग्रेट ग्रेट। खुशी, ठीक है। सबको गुड इवनिंग। प्रिया मलिक, अतुल, वाह ग्रेट। आज सभी जो हैं यहाँ पर जुड़ गए हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग श्वेता, सबको गुड इवनिंग। ठीक है, तो जैसे कि आपने देखा था, कल मैंने आपको बताया था कि हमारे 3 सेगमेंट्स होते हैं और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट रिसेंटली पिछले 4-5 साल से जो रहा है, दैट इज क्लाइमेट चेंज। ठीक है, जलवायु परिवर्तन। यहां से सबसे ज्यादा आपके प्रश्न आते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, जलवायु परिवर्तन से आपके सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं। तो हम लोग जो यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं आज, वो यूनिट है क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो जलवायु परिवर्तन यूनिट 1, ये आपका यूनिट 1 है। ठीक है, ये क्या है आपका? यूनिट 1। सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए भी। थोड़ा एक्सपोजर कम कर, सबसे इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी। ठीक है, यहां से सबसे ज्यादा आपके प्रश्न आते हैं। तो इसमें हम लोग करने क्या वाले हैं, इस यूनिट में हम लोग कौन कौन सी चीजें पढ़ेंगे? तो यहां पर हम लोग चैप्टर के बारे में अगर बात करें तो यहां हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है। ठीक है, वैश्विक तापन के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके साथ साथ हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज। मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज, ठीक है, मतलब कि जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन। और यहां हम लोग करेंगे जलवायु परिवर्तन में शमन रणनीति। ठीक है, शमन रणनीति मतलब हुआ आपका मिटिगेशन। मिटिगेशन मतलब होता है कि क्लाइमेट चेंज को कैसे हम क्या करें, कम करें। ये हम लोग यहां पर पढ़ने वाले हैं। फिर हमारा यहां पर होगा चैप्टर 3, दैट इज क्लाइमेट चेंज से संबंधित ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, कन्वेंशंस और इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो यहां पर हम लोग देखने वाले हैं जलवायु परिवर्तन से संबंधित संगठन, ठीक है, सम्मेलन और संस्थाएं। ठीक, और फिर हम लोग देखेंगे लास्ट टॉपिक यहां का, क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज India's policy. What we are going to see here is, इसको हिंदी में कहते हैं जलवायु परिवर्तन, भारत की नीतियां। यू नो, करेक्ट इट इज पॉलिसीज, है ना, नीतियां। यहां पे कई सारी नीतियां हम लोग देखने वाले हैं। सो दिस इज योर यूनिट 3, दिस इज योर यूनिट 3, है ना। हम लोग इसको डील पहले कर रहे हैं बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज इनफैक्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट जहां से क्वेश्चंस आपके आते हैं। ठीक है, तो सभी को वेलकम, जो लेट ज्वाइनर्स हैं उनको भी वेलकम। सो दिस इज आवर यूनिट 1, ये हमारा यूनिट 1 है जिसको हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज। ठीक है, और इसमें पहला जो टॉपिक है, वो पहला टॉपिक है आपका क्या, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इस यूनिट को स्टार्ट करें उससे पहले मैं जानना चाहूंगा कि आप लोग क्या समझते हैं
व्हेन वी टॉक अबाउट क्लाइमेट चेंज, तो हम लोग जब जलवायु परिवर्तन के बारे में बात करते हैं तो उससे आप क्या समझते हैं? व्हाट एग्जैक्टली इज क्लाइमेट चेंज अकॉर्डिंग टू यू? आई नीड टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट. मुझे बताइए कमेंट करके. आई एम गिविंग यू 30 सेकेंड्स. कमेंट करके बताइए आप मुझे कि क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्लाइमेट चेंज? Continuously you will see questions in mains from this section, right? आपको लगातार यहां पे प्रश्न मिलेंगे आपके मुख्य परीक्षा पे, तो आपको ये चीज समझनी है थोड़ी सी, ठीक, कि ये जो सेगमेंट करने जा रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. यू नीड टू बी वेरी सीरियस. तो हम लोग ने पहले क्या करा, हम लोग ने पहले ही जो इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक है वो हमने उठा लिया है. हम लोग ने यहां पर जो आपका कहते हैं ना एनवायरमेंट इकोलॉजी क्या है ना, जो बेसिक आपका टॉपिक होता है वो हम लोग बाद में करेंगे. क्यों? उसका रीजन सिंपल सा है, क्योंकि वो उसकी इंपॉर्टेंस कम है ना, और वहां पे प्रीलिम से केवल क्वेश्चन आते हैं. मेरा एम ये है कि आपको फ्रॉम डे वन आई ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन कम्स फ्रॉम योर ग्लोबल वार्मिंग और फ्रॉम क्लाइमेट चेंज. 30 सेकेंड दे दिए, किसी ने कुछ लिखा नहीं क्लाइमेट चेंज क्या होता है. अच्छा एक चीज बताओ, एक चीज मुझे बताओ सब लोग, ठीक है, जितने भी तुम लोग हो, ठीक है, जब हम बोलते हैं, हालांकि ये ज्योग्राफी में हम लोग कर सकते हैं बाद में कि क्लाइमेट वर्सेस वेदर, है ना, बस मैं मोटा मोटा समझना चाहता हूं. हालांकि इसको तो बहुत ज्यादा डिटेल में हम लोग बात कर सकते हैं, पूरा लेक्चर ही इसे में हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं ऑप्शनल में तो, लेकिन मैं बस मोटा मोटा जानना चाहता हूं आपसे कि जलवायु और मौसम में क्या फर्क है? जलवायु और मौसम में क्या फर्क है? एक एनसीईआरटी वाली डेफिनेशन दे दो. मैं आप लोग से बहुत हाई फाई डेफिनेशन चाहता भी नहीं हूं, आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहता हूं, ठीक है. वो हाई फाई वाला बफरिंग हो रहा है सर. अच्छा जी, अभी सबको बफरिंग हो रहा है क्या? सबको बफरिंग हो रहा है क्या? कमेंट तो पढ़ लें सबके, बफरिंग हो रहा है कि नहीं. नो सर, यस सर. कुछ लोग कह रहे हैं यस सर, कुछ लोग कह रहे हैं नो सर. यस सर, अ लिटिल बिट. हाँ ठीक है, 720 कर दो. वी विल ट्राई एंड रिड्यूस दी सेटिंग्स. मैं थोड़ा सा हम लोग इसको थोड़ा सा क्वालिटी को हल्का सा क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज करते हैं. लेट्स सी वेदर इट इज फाइन और नॉट. अगर अभी भी आपको बफरिंग हो रही होगी तो यू नीड टू टेल मी, ठीक है. नॉर्मल वेदर कंडीशन इज नोन एज क्लाइमेट. नॉर्मल वेदर कंडीशन, ओके, ठीक है. और कोई क्लाइमेट और इसके बारे में बताना चाहेगा मुझे? देखो एक चीज सिंपल सा बता रहे हैं ना, एक गाना सुना है तुम लोगों ने? गाना सुना है कि मौसम की तरह कहीं बदल तो ना जाओगे? बताओ, सुना है कि नहीं सुना है? सबने सुना होगा, राइट. कुछ लोग नहीं सुना होगा जो बॉलीवुड से ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होंगे. अरे इतना लंबा चौड़ा लिख रहे हो तुम लोग यार, हाँ, और सब उल्टा सीधा गलत. वाइल वेदर इज यस, एक ने सही लिखा है कि एक ने एक लाइन सही लिखी है कि वेदर इज अ शॉर्ट टर्म चेंज, है ना. मतलब क्लाइमेट जो है, क्लाइमेट इज व्हाट? क्लाइमेट इज अ लॉन्ग टर्म फिनोमिना, ठीक है. यस यस. अच्छा, इसको थोड़ा चलो तुम लोग के लिए सरल बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है. इसको सरल बनाते हैं यार. सरल कैसे बना सकते हैं? देखिए, क्लाइमेट में कुछ फैक्टर्स है जो आप देखते हैं, और कितने सालों के लिए देखते हैं वो हम लोग बाद में बात करेंगे. जैसे कि तुमसे पूछे कोई कि तुम्हारे सिटी का तापमान कितना है, जैसे मुझसे कोई पूछे कि भाई उत्तर प्रदेश का तापमान नॉर्मली जून के महीने में कैसा रहता है, तो मैं कहूंगा बहुत गर्म. या लखनऊ में पूछे स्पेसिफिकली तो मैं कहूंगा बहुत गर्म. अब मैं कैसे बोल रहा हूं ये बहुत गर्म, है ना. कोई मुझसे ये प्रश्न जो है जनवरी में भी पूछ सकता है, कोई मुझसे प्रश्न कोई जून के दिन भी जून के महीने में भी पूछ सकता है. तो मैं अगर उससे बोल रहा हूं, अगर मैं उसको समझा रहा हूं कि मेरा तापमान जो है ये क्या है, ये बहुत गर्म रहता है, इसका एवरेज टेम्परेचर अराउंड में कह रहा हूं जून के मंथ में ये 38 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है अगर मैं लखनऊ में रह रहा हूं, तो मैं किस आधार पे कह रहा हूं? तो मैं वर्षों के जो तापमान है उसके, आप कह सकते हो औसत के आधार पे कह रहा हूं, ठीक है. तो व्हाट आई एम एक्चुअली कंसिडरिंग, आई एम कंसिडरिंग द एवरेज टेम्परेचर of how many years? Of 30 years, are approximately 30 साल के
औसत के अनुभव से मैं आपको बता सकता हूं कि लखनऊ में टेम्परेचर जून के महीने में लगभग 38 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। ठीक है सर, स्टिल बफरिंग यार, आई कैन नॉट डू इट, इज नॉट इन माई हैंड्स, बहुत ही अच्छा प्लान है मेरा, तो पेमेंट भी टाइमली करता हूँ, तो आई डोंट नो व्हाई इट इज हैपनिंग। ठीक है, तो बहुत लोग अपने कमेंट कर रहे हैं इसमें कि वेदर रिफर्स टू अ शॉर्ट टर्म, यस। ठीक है, चलो भाई, मुझे मालूम है। देखिए, अगर आपसे कोई पूछे कि सर जून के महीने में कैसा रहता है, प्रेशर कैसा रहता है, तो आप बोलेंगे जून के महीने में भारत में कोई पूछता है आपसे या कोई नॉर्थ इंडिया में पूछता है तो आप कहेंगे यार यहां लो प्रेशर रहता है। यहां पर क्या रहता है? लो प्रेशर रहता है। प्रेशर को बता भी सकते हो कितने मिलीबार रहता है। आपसे पूछेंगे सर क्या जून के महीने में लखनऊ में बारिश होती है, तो रेनफॉल के बारे में पूछ सकते हैं आपसे, वर्षा के बारे में, है ना, या आपके वर्षा के बारे में पूछ सकते हैं, मतलब कि तापमान के बारे में पूछ सकते हैं, ये वायु दाब के बारे में पूछ सकते हैं, ये वर्षा के बारे में पूछ सकते हैं आपसे। और अगर आपने इसका सभी का उत्तर 30 साल के अनुभव पे दिया, इसका मतलब आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? आप बात कर रहे हैं जलवायु की। आप किसकी बात कर रहे हैं? आप बात कर रहे हैं जलवायु की। जबकि मौसम जो है वो बदलता रहता है। जैसे आप सुबह उठे, आपको बहुत धूप दिख रही है, तो आपने कहा टुडे इज अ वेरी सनी डे, पता चला कि 3 बजते बजते शाम को या दोपहर में बारिश हो गई आपकी। ठीक है, तो मौसम जो है वो बहुत जल्दी बदलता है। वेदर जो है वो शॉर्ट टर्म आपका क्या है? फिनोमिना है। वेदर इज अ शॉर्ट टर्म फिनोमिना, वेदर इज अ शॉर्ट टर्म फिनोमिना। ठीक है, दूसरी चीज ये क्या है आपका? ये आप कह सकते हो कि लघु अवधि प्रक्रिया है। ठीक है, शॉर्ट टर्म फिनोमिना है। वेयर इज क्लाइमेट इज अ लॉन्ग टर्म फिनोमिना, वेयर क्लाइमेट इज अ लॉन्ग टर्म, दीर्घ अवधि प्रक्रिया है। ठीक है, दीर्घ अवधि प्रक्रिया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बड़ा सिंपल है। इसका मतलब बड़ा सिंपल है। क्या बड़ा सिंपल है? इसका मतलब ये सिंपल है कि शॉर्ट टर्म फिनोमिना जो है आपका, शॉर्ट टर्म फिनोमिना, ये अगर आपका बदलता है, वेदर आपका चेंज होता है, तो आप घबराने की कोई बात नहीं है। वेदर अगर बदलता है तो घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर क्लाइमेट बदलता है तो दिक्कत है। ठीक है, बोलो ठीक है, कुछ तो ठीक। तो यहां पर आपका वेदर तो नॉर्मल चीज है बदलना, क्लाइमेट बदल रहा है तो दिक्कत है। जैसे अगर कोई आपसे कहे कि जून के महीने में आपको नॉर्थ इंडिया में ठंड लगने लगी, या जून के महीने में पहले 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता था, अब जो है, पहले मतलब कि बहुत साल पहले, 100 साल 150 साल पहले यहां पर ऑन एन एवरेज 35 डिग्री सेंटीग्रेड होता था, अब यहां टेम्परेचर जो है वो 40 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है। इसका मतलब मौसम में बदलाव हो रहा है। आपको मालूम है सहारा में बर्फ गिर रही है? क्या ये आपको मालूम है? सहारा में बर्फ गिर रही है। नोएडा में भी, आप कुछ 3-4 साल पहले देखेंगे तो नोएडा में भी बर्फ गिरी। देखो, बर्फ, उस स्नोफॉल के बारे में बात कर रहा हूं, बर्फबारी के बारे में, ओले की बात नहीं कर रहा हूं। ओला तो तुम्हारा गिरता ही गिरता है, ठीक है, वो तो कहीं भी गिर सकता है। मैं आपके स्नोफॉल के बारे में बात कर रहा हूं। स्नोफॉल, आप सहारा डेजर्ट में स्नोफॉल इमेजिन कर सकते हो क्या? इतना गर्म, लेकिन वहां हो रहा है। नोएडा में, जो कि आप जानते हो एनसीआर में है नोएडा, उत्तर प्रदेश में, वहां पर स्नोफॉल हो रहा है। कैन यू इमेजिन दिस प्रोसेस? राइट, सो दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट दिस इज शोइंग, इट इज शोइंग, इट इज अ साइन ऑफ योर क्लाइमेट चेंज। ये जो है आपका, ये क्या है? ये जलवायु परिवर्तन, ये जलवायु परिवर्तन जो है उसका संकेत है। समझ में आई बात आपके? तो जलवायु परिवर्तन, हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम लोग जलवायु परिवर्तन की बात कर रहे हैं, ना कि मौसम के परिवर्तन की। हम लोग कोई डेली फिनोमेना की बात नहीं कर रहे हैं कि जो दैनिक आपका जो बदलाव है उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग सालों साल जो एक एवरेज है उसमें बदलाव आ रहा है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब यहां पर हम लोग का टॉपिक है कि आज का ग्लोबल वार्मिंग। हमारा टॉपिक है आज क्या? वैश्विक ऊष्मन।
ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो सबसे पहले ग्लोबल वार्मिंग समझने से पहले आई नीड फ्यू ऑफ योर आंसर्स। जैसे कि आपसे एक प्रश्न है मेरा, क्या प्रश्न है मेरा, समझो। मेरा प्रश्न है कि पृथ्वी के निचले वायुमंडल का औसत तापमान। ठीक है, तो यहां पर मेरा एक क्वेश्चन आपसे, क्या कि द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द लोअर एटमॉस्फेयर, बताइए मुझे क्या होता है लोअर एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ, बताओ व्हाट इज द आंसर, क्या आंसर है, जल्दी से कमेंट करके बताओ मुझे। तन्नू शर्मा 15 डिग्री सेंटीग्रेड, 15 डिग्री सेंटीग्रेड, बहुत बढ़िया तनु। ठीक है, हमारा एवरेज टेम्परेचर जो है वो कितना है निचले वायुमंडल में, 15 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना है, 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। अच्छा, ये हमने समझ लिया कि ओवरऑल कहां कहां, ओवरऑल जब बोलते हैं ना पूरे अर्थ में, व्हेन आई टॉक अबाउट ये हमारा पूरा अर्थ, मतलब इक्वेटर से लेके पोल्स तक, इक्वेटर से लेके पोल्स तक जो है, मैं सरफेस के बारे में बात कर रहा हूं। सरफेस पे लोअर एटमॉस्फेयर पे टेम्परेचर हमारा कितना है, 15 डिग्री सेंटीग्रेड, 15 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे क्या, व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग। तो यहां पर लिख लीजिए, फिर क्या होता है कैसे होता है वो बाद में पढ़ेंगे, पहले होता क्या ग्लोबल वार्मिंग, ये लिख लो कि दी increase in the average temperature of the earth is known as global warming। ठीक है भाई, तो मैंने क्या बताया कि यहां पर पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि को वैश्विक तापन कहते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ये 15 डिग्री सेंटीग्रेड अगर आपका क्या हो जाए, इसमें वृद्धि हो जाए, इसमें क्या हो जाए, ये इंक्रीज कर जाए 15 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसको हम बोल देंगे ग्लोबल वार्मिंग। क्या बोल देंगे, ग्लोबल वार्मिंग बोल देंगे। क्लियर है बात, यहां तक सबके समझ में आ रही है। ठीक है, सो दीज आर योर हैंडआउट्स, ये आपको पीडीएफ मिलेगी। ठीक है, लेकिन मैं चाहूंगा आप सब लिखें, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है मैं डिक्टेट भी करूंगा। ठीक है, तो आप मेरे साथ नोट्स बनाते चलें। ठीक है, बाद में इसको रिकॉर्डिंग में देखोगे ना तो टफ पड़ता है, तो जितने लोग भी हैं वो आप लोग साथ में देखते चले मेरे। अब यार कुछ बातें कर लेते हैं। ठीक है, कुछ बातें करते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग जो है वो ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित कुछ चीजें, ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित कुछ चीजें। ठीक है, तो यहां पर हम लोग सबसे पहली चीज जो पढ़ रहे हैं वो है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, तो यहां पर हम लोग पढ़ेंगे हरित गृह प्रभाव, हरित गृह प्रभाव। ठीक है, क्या होता है ये हरित गृह प्रभाव, सबसे पहले हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं कि ये जो हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ठीक है, ये क्या होता है। और अगर आपको समझ में आए तो अच्छी बात है,
नहीं समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। देखिए चलिए इसको हम लोग कवर करते हैं यहां पर। तो बेसिकली ये जो है साइबेरिया रीजन में, साइबेरिया का रीजन हो गया, या कह सकते हो टुंड्रा रीजन। टुंड्रा रीजन वो रीजन होता है जो बहुत ठंडा होता है। टुंड्रा रीजन कैसा रीजन होता है? बहुत ठंडा रीजन। साइबेरिया बोल लो या टुंड्रा रीजन बोलो, जहां बहुत ठंडा होता है ना। तो टुंड्रा क्षेत्र में, जो साइबेरिया क्षेत्र है, टुंड्रा क्षेत्र है, यहां पर बहुत ज्यादा ठंड होती है। यहां पर क्या होता है? बहुत ज्यादा ठंड होती है, राइट। तो यहां पर याद रखिए कि यहां पर टेम्परेचर इज वेरी लो, ठीक है। यहां तापमान जो है, तापमान बहुत कम होता है। तापमान बहुत कम होता है, टेम्परेचर इज वेरी लो। और आप सब जानते हैं यहां पर कि वेजिटेशन इन दिस रीजन इज लेस, ठीक है। वेजिटेशन इन दिस रीजन इज लेस मतलब कि यहां पर नॉर्मली वैसे तो टाइगा फॉरेस्ट एंड ऑल सब रहता है। वेजिटेशन मतलब इस क्षेत्र में वनस्पति कम होती है। आई होप आप लोग सब लिखते चल रहे मेरे साथ, ठीक है। वनस्पति कम होती है, राइट। क्यों? क्योंकि यहां पर आप सब जानते हैं कि जो वेजिटेशन होता है, ठीक है, खासकर यहां पर अगर हम लोग बात करें, जो हमारे फसल होती हैं, या आप कह सकते हैं जो हमारे सब्जियां होती है, वेजिटेबल्स होती हैं, जो हमारे फ्लावर्स होते हैं, इनकी ग्रोथ बहुत कम होती है। क्यों बहुत कम होती है? क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं, जो आपके ट्रीज होते हैं, इनमें एक चीज बहुत, या क्रॉप्स होते हैं, इनमें एक चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है, वो है टेम्परेचर। अगर आपके पास एप्रोप्रिएट टेम्परेचर नहीं है तो इन सब चीजों की ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो एप्रोप्रिएट टेम्परेचर, उपयुक्त तापमान होना बहुत आवश्यक है, यह चीज आपको समझनी है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशंस में साइबेरिया के रीजन में रशिया ने करा क्या? रशिया ने ऐसा करा कि रशिया ने कहा कि यार हम लोग करते हैं क्या, कि एक हम लोग बनाते हैं घर बढ़िया सा, ठीक है। एक हम लोग बनाते हैं घर, और ये जो घर होगा साहब, ये घर किसका बना होगा? इसको बनाते हैं सर ग्लास का। इसको किसको बनाते हैं? इस घर को हम बनाते हैं ग्लास का। तो ये जो घर बना, दिस इज अ ग्लास हाउस, ठीक है। तो जैसे आपका कांच होता है ना, जिसको कांच हम बोलते हैं, कांच का घर बना। आपके जिसको शीशा भी बोलते हो, या तुम ऐसा कह लो जो आपकी खिड़कियों में कांच लगते हैं, उस प्रकार का ये ट्रांसपेरेंट क्या बनाया? ट्रांसपेरेंट हाउस बनाया गया, ठीक है। अब ये जो है आपकी बुद्धि खोलने वाला है कॉन्सेप्ट, है ना। अगर किसी को मालूम है पहले से, अगर वो मुझसे पढ़ चुका है तो बहुत अच्छी बात है, शांत रहो, आगे बहुत सारी चीजें सीखोगे, ठीक। तो पेशेंस रखो। अभी यहां पर क्या है कि आप सब जानते हैं वी हैव सन, हमारा सूर्य है, ठीक। और सन से जो है, सन से निकलती है रेडिएशन, ठीक है। और इस रेडिएशन को हम बोलते हैं क्या? सोलर रेडिएशन। सन से जो रेडिएशन निकलती है, इसको हम बोलते हैं सौरिक विकिरण। इसको हम क्या बोलते हैं? सौरिक विकिरण। सूर्य से निकल रही क्योंकि, या सन से निकल रही, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं? सोलर रेडिएशन बोल रहे हैं। इतनी बात सबके समझ में आ रही है? इसको हम क्या बोल रहे हैं? सोलर रेडिएशन बोल रहे हैं। अच्छा, अब ये जो कांच का घर है, ये कैसे बिहेव करता है सोलर रेडिएशन के साथ? ये सोलर रेडिएशन को जो है, ये आने देता है। ये सोलर रेडिएशन के लिए, यहां पर ये सोलर रेडिएशन के लिए कैसा काम कर रहा है? तो यहां पर ये ट्रांसपेरेंट बॉडी की तरह काम कर रहा है, ठीक है। ये किस तरह काम कर रहा है? तो ये पारदर्शी निकाय की तरह काम कर रहा है। मतलब ग्लास है, सूर्य की रोशनी आ रही, भाई तुम लोग के
घर में खिड़की हैं, विंडोज हैं, राइट, एंड थ्रू योर विंडोज ऑल्सो देर आर रेडिएशंस कमिंग इन। तो आपकी जो खिड़की है उससे सूर्य का प्रकाश आता है कि नहीं आता है? तो खिड़की से सूर्य का प्रकाश आता है, राइट, इजंट इट? तो यहां पर आप देख रहे हैं, यहां पर सोलर रेडिएशन कम्स एंड दिस ग्लास हाउस एक्चुअली बिहेव्स एज अ ट्रांसपेरेंट बॉडी। जो यहां पर हमारा कांच का घर है, वो बेसिकली कांच का घर कैसे बिहेव कर रहा है? वो हमारा कांच का घर जो है वो एक पारदर्शी निकाय की तरह बिहेव कर रहा है, मतलब सूर्य की रोशनी आराम से एंटर कर जा रही है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर आपको समझना पड़ेगा कि रेडिएशन के बारे में आपको कुछ चीज समझनी पड़ेगी, ठीक है। रेडिएशन के बारे में आपको कुछ चीज समझनी पड़ेगी। आपको समझना पड़ेगा कि जितनी भी हॉट बॉडीज होती हैं, जितने भी गर्म निकाय होते हैं, ठीक है, इनसे एमिट होता है व्हाट? रेडिएशन, ठीक है। इनसे उत्सर्जित होता है क्या? उत्सर्जित होता है विकिरण। इनसे उत्सर्जित होता है विकिरण। जितनी भी गर्म बॉडी होती है, ठीक है, फिर चाहे वो सन हो, फिर चाहे वो आपकी रूफ टॉप हो, छत हो, सड़क हो गर्म, आपका जो तवा है जिसपे आप रोटी, हॉट पैन जिसमें आप रोटी सेकते हो, वो हो, या आपकी खोपड़ी हो, कुछ भी गर्म होगा तो उससे रेडिएशन निकलेगी। नहीं, खोपड़ी भी गर्म होती है, जिम करते हो ना, देखते हो धुआं निकलता है सर्दियों में, पता चलता है, ठीक है। तो आपकी बॉडी जो है वो गर्म होती है, उससे भी आपके हीट निकलती है। लेकिन हाँ, इसमें एक चीज समझनी पड़ेगी, ठीक है, इसमें एक चीज समझनी पड़ेगी कि ये जो रेडिएशन निकल रही है, ये अलग अलग रेडिएशन निकलेगी अगर अलग अलग आपका टेम्परेचर होगा, ठीक है। तो यहां पर आपको एक चीज समझनी है, क्या? बहुत सिंपल भाषा में समझना है कि जितनी गर्म बॉडी होगी जहां से रेडिएशन निकल रही है, बहुत ध्यान समझो, जितनी गर्म आपकी निकाय होंगे उतनी छोटी आपकी जो है ये क्या होगी? रेडिएशन होगी। अब आप बोलेंगे सर छोटी का मतलब क्या है? बेटा ये जो पहले तो समझ लो, रेडिएशन जो है ना, ये रेडिएशन, ठीक, ये इस तरीके से लहरनुमा आकार, वेव फॉर्म करते आती है, ठीक है। तो ये किस तरह आ रही है? ये एक वेव के रूप में आ रही है, एक तरंग के रूप में आ रही है, ठीक है। ये एक वेव के रूप में आ रही है, एक तरंगे के रूप में आ रही है। पहली चीज तो समझना है, या ये समझ लेना है कि जितनी भी रेडिएशन होती है, जितनी भी रेडिएशन, वो तरंग के रूप में ही चलती हैं। ये लिख लो स्टेटमेंट। क्या स्टेटमेंट है? कि ऑल दी रेडिएशंस ट्रैवल, all the radiations travel like a wave। जितनी भी विकिरण है वह तरंग के रूप में प्रवाहित होती है। जितनी भी विकिरण है वह तरंग के रूप में प्रवाहित होती हैं, ठीक है। तो ऑल द रेडिएशंस ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ अ वेव। ऑल द रेडिएशंस ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ अ वेव, ठीक है। ये चीज समझ लीजिएगा। अब यहां पर आपको एक चीज समझनी है। क्या समझना है? कि यहां पर ये यहां से लेके यहां तक अगर नापो तुम, या यहां से लेके यहां तक नापो, ठीक है, तो ये क्या है? ये एक वेवलेंथ होती है, ठीक है। वेवलेंथ का भी कॉन्सेप्ट आपको समझना है। यहां से इस तरीके से ये देख रहे हो ना, वेव के फॉर्म में रेडिएशन चल रही, तो यहां से लेके अगर मैं यहां तक नापूंगा तो ये मेरी क्या कहलाएगी? ये मेरी कहलाएगी वेवलेंथ। या यहां से मैं यहां तक नापूंगा तो ये क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी मेरी वेवलेंथ, ठीक है। इसको हम बोलते हैं तरंग दैर्ध्य, ठीक। तो यहां पर लिख दे रहा हूं मैं, दिस इज व्हाट, ये एक वेव की लेंथ है, ये एक वेव की लेंथ है, इसको हम बोलते हैं तरंग दैर्ध्य, ठीक है। ये एक वेव की लेंथ है, बहुत सिंपल है, कोई बहुत टफ नहीं है। इसको साइंस में ज्यादा नहीं घुसना हमें, बस इतना समझना है ये वेव फॉर्म में चलती है। दूसरा इसमें बस मोटा मोटा एक बात क्या समझनी है, मोटी मोटी बात समझनी है हमें कि वेवलेंथ जो है ये किस पे डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है जिस बॉडी से वो निकल रही है उसके टेम्परेचर पे, ठीक है। मतलब हमारी जो तरंग दैर्ध्य है इसके बारे में ऐसा समझ लो। अब मुझे बताओ, सन का टेम्परेचर क्या है? तुमने कहा 6000 डिग्री सेंटीग्रेड, मोटा मोटा कितना? 6000 सेंटीग्रेड,
ठीक है, हमारा अर्थ का हमने टेम्परेचर अभी पढ़ा, हमारा एवरेज अर्थ का टेम्परेचर हमने कितना पढ़ा, 15 डिग्री सेंटीग्रेड। हमने सूर्य का तापमान देखा कितना, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। हमने पृथ्वी का तापमान देखा 15 डिग्री सेंटीग्रेड। मैं दोनों लैंग्वेज यूज कर रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। अब यहां पर मुझे बताओ, अगर मैं आपसे ये बोलता हूं कि जितनी गर्म बॉडी वेवलेंथ उतनी छोटी, है ना, जितनी गर्म बॉडी वेवलेंथ उतनी छोटी, तो क्या मैं यहां पर बोल सकता हूं कि यहां पर वेवलेंथ जो होगी वो इस तरीके से होंगी, छोटी छोटी, राइट। और इनको हम बोल सकते हैं क्या, शॉर्ट वेव्स। इनको हम बोल सकते हैं क्या, लघु तरंग। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। और पृथ्वी पर जो आपकी तरंग होगी, जो अर्थ पे आपकी, ठीक है, अर्थ से निकलेगी, मतलब जो अर्थ से आपकी रेडिएशन निकलेगी वो कैसी होगी, वो इस किस्म से होगी, ठीक है। क्योंकि हमारी पृथ्वी की सतह भी तो गर्म होती है, सन पड़ता है, ठीक है, सन पड़ता है तो अर्थ सरफेस भी गर्म होती है, और अर्थ सरफेस गर्म होती है तो यहां से रेडिएशन निकलती है, राइट। तो यहां पर जो रेडिएशन होगी, क्या मैं इसको बोल सकता हूं कि ये हमारी जो होंगी, दीज आर लॉन्ग वेव्स, ये दीर्घ तरंग है। क्या मैं बोल सकता हूं ये दीर्घ तरंग है, यस। तो अब यहां पर हम कॉन्सेप्ट समझते हैं, यहां से जो सोलर रेडिएशन आ रही है ये कैसी है, तो तुम बोलोगे सर ये शॉर्ट वेव है। ये कैसी है, तो आप बोलेंगे हिंदी वाले लघु तरंग है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा ग्लास हाउस है ये शॉर्ट वेव के लिए ट्रांसपेरेंट बॉडी की तरह काम कर रहा है, ये शॉर्ट वेव के लिए ट्रांसपेरेंट बॉडी की तरह काम कर रहा है ना। लेकिन जब ये रेडिएशंस यहां पर आ रही हैं, ध्यान से समझो, जब ये रेडिएशंस यहां पर आ रही हैं तो क्या हमारा ये जो घर है, ये जो कांच का घर बना हुआ है, ये कांच गर्म नहीं हो जाएगा, बताओ। सूर्य की रोशनी पड़ रही है, सन की लाइट पड़ रही है, तो यहां पर ये गर्म होगा कि नहीं होगा, तो तुम कहोगे यस ये गर्म होगा। और यहां पर याद रखिएगा, जब ये गर्म हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है, दिस विल बिकम वार्मर, ये क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। टेम्परेचर यहां पर क्या होगा, बढ़ जाएगा। बोल सकते हैं ना, यहां पर इसकी वजह से तापमान हमारा क्या होगा, बढ़ जाएगा, तापमान बढ़ जाएगा, इजंट इट। और उसकी वजह से क्या होगा, गर्म होगा। और अगर गर्म होगा तो मैंने आपको बताया ना कि हर गर्म बॉडी से क्या निकलती है, रेडिएशन निकलती है। लेकिन ये ज्यादा गर्म है कि सन आपका ज्यादा गर्म है, तो आप बोलेंगे सर सन बहुत ज्यादा गर्म है, ये उतना गर्म नहीं है। इसलिए यहां से जो रेडिएशन निकलेंगी, यहां से जो रेडिएशन निकल रही है, ठीक है, यहां से जो ऐसे रेडिएशन निकल रही है, ये सारी रेडिएशन कैसी होंगी आपकी, तो आप बोलोगे सर लॉन्ग वेव। ये कैसी रेडिएशन है, लॉन्ग वेव, मतलब दीर्घ तरंग है ना। अब कांच जो है इसका सौतेला, कांच जो है इसके साथ सौतेला व्यवहार करेगी, ठीक है। कांच जो है इसके साथ सौतेला स्टेप सन की तरह काम करेगी, और ये जो है ये इसको जाने नहीं देगी और इसको वापस रिफ्लेक्ट कर देगी। क्या करेगी, इसको जाने नहीं देगी और इसको वापस रिफ्लेक्ट कर देगी, राइट। तो यहां पर याद रखिएगा कि ये जो हमारी लॉन्ग वेव रेडिएशंस हैं, ये लॉन्ग वेव रेडिएशंस एस्केप नहीं कर पाएंगी, ये लॉन्ग वेव रेडिएशंस घर को छोड़ नहीं पाएंगी, और ये जो है, ये वाली जो रेडिएशंस हैं इनकी हीट ट्रैप हो जाएगी। अच्छा समझो, एक चीज समझो, ये जो हमारा घर है ये गर्म हुआ तभी तो रेडिएशन ऊपर उठी, है ना। ये हमने बोला था कि हर गर्म निकाय से, हर हॉट बॉडी से रेडिएशन एमिट होती है, विकिरण निकलती है। तो यहां पर जो ये विकिरण निकल रही है, ये जो विकिरण निकल रही है, ये भी तो गर्म होंगी, ठंडी तो होंगी नहीं। हाँ, ये माना सूर्य की विकिरण के बराबर गर्म नहीं होंगी, लेकिन गर्म तो होंगी क्योंकि गर्म चीज से निकली है, इजंट इट। और ये गर्म विकिरण एस्केप नहीं कर पा रही है, और ये गर्म विकिरण क्या हो रहा है, यहीं पर फंस जा रही है, जिसके वजह से, बताओ मुझे, यहां टेम्परेचर बढ़ जाएगा कि नहीं, बताओ मुझे, यहां टेम्परेचर बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा, तो आप कहेंगे यस यहां टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ठीक है। और अगर यहां पर टेम्परेचर बढ़ गया, यहां पे टेम्परेचर बढ़ गया,
तो आप यहां पर पेड़ पौधे जो हैं वो क्या कर सकते हैं, यहां पर आपके फूल बागान सब यहां तुम बना सकते हो। ठीक है, सब क्या कर सकते हो, तुम बना सकते हो। इस घर में आपको फिर हर तरफ हरियाली दिखेगी। इस घर में आपको क्या दिखेगी, हर तरफ हरियाली दिखेगी। ठीक है, और इस घर में दूर से अगर इसको देखोगे तो यहां पर तुम्हारे पेड़ ही पेड़ हर जगह तुम्हें नजर आएंगे। और इसलिए आप इस घर को बेटा क्या बोल देंगे, आप इस घर को बोलेंगे सर, आप कहेंगे ग्रीन हाउस गैस। क्या बोलोगे इसको, ग्रीन हाउस गैस नहीं, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, ग्रीन हाउस। इस घर को क्या बोलोगे, इस घर को बोलोगे हरित गृह। क्या बोलोगे, ग्रीन हाउस बोलोगे, क्योंकि हरा दिख रहा है, हरा भरा दिख रहा है, राइट। और अगर हरा भरा दिख रहा है तो क्या बोलोगे, तुम ग्रीन हाउस बोलोगे। व्हाट यू विल से, यू विल से ग्रीन हाउस। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है सर, बट शॉर्ट वेव एंटर अर्थ विच हैज 15 डिग्री देन इट शुड बिकम लॉन्ग वेव्स। क्या शॉर्ट वेव एंटर्ड अर्थ विच हैज 15 डिग्री सेंटीग्रेड, अर्थ के बारे में, अर्थ का 15 डिग्री सेंटीग्रेड, I am not getting a point. Can you come on, a voice, because your question is very abrupt. लॉन्ग वेव बाहर क्यों नहीं जा रही हैं, लॉन्ग वेव बाहर क्यों नहीं जा रही हैं? देखिए यही तो प्रॉपर्टी है, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ग्लास, कि शॉर्ट वेव जो होती है, शॉर्ट वेव को वो अलाउ करता है, लॉन्ग वेव को अलाउ नहीं करता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी होती है ना कुछ चीज, ये प्रॉपर्टी है, जाने नहीं देगा वो, है ना, ये जाने नहीं देगा, ग्लास की प्रॉपर्टी है। अब आप पूछेंगे सर प्रॉपर्टी क्या होता है, यू विल गेट इनटू फिजिक्स एंड ऑल, राइट। तो कुछ चीजें होती हैं, जैसे आप खाना जो है वो मुंह से ही क्यों खाते हैं, कहीं और से क्यों नहीं खाते हैं, राइट। तो इट इज ए प्रॉपर्टी, ये क्या है, ये प्रॉपर्टी है। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो कुछ चीजें प्रॉपर्टी होती हैं, ठीक है, हाँ, कुछ चीजें प्रॉपर्टी होती हैं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से क्यों मिल जाता है और वाटर क्यों बन जाता है, ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, क्यों प्रॉपर्टी है, उसके पीछे आपके वैलेंसी एंड ऑल आ जाती है। फिर तुम पूछोगे वैलेंसी क्यों उतनी होती है, तो एक्चुअली क्या है, कुछ चीजें प्रॉपर्टी होती है। तो यहां ग्लास की प्रॉपर्टी क्या है कि ये शॉर्ट वेव रेडिएशन को आने दे रहा है और लॉन्ग वेव रेडिएशन को जाने नहीं दे रहा है। और इसकी वजह से यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर टेम्परेचर हमारा जो है वो बढ़ जा रहा है। और टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो हमें जितना टेम्परेचर चाहिए वेजिटेशन के लिए वो हम अचीव कर पाएंगे। और वहां पर आपका क्या होगा, प्लांटेशन स्टार्ट हो जाएगा, वहां पर प्लांटेशन स्टार्ट हो जाएगा। दूर से इस हरे भरे घर को देखोगे तो तुम क्या बोलोगे, इसको कहोगे सर ये तो ग्रीन हाउस है। क्या है सर, इट इज ग्रीन हाउस। समझ में आ रही बात, इट इज व्हाट, इट इज ग्रीन हाउस। ये आपका ग्रीन हाउस दिखेगा, ठीक है। और ये ग्रीन हाउस जो है स्पेशल टाइप का हाउस है, ये ग्रीन हाउस जो है स्पेशल टाइप का है कि नहीं है, तो आप बोलेंगे यस ये स्पेशल टाइप का। कैसे, क्योंकि ये शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन को आने दे रहा है और लॉन्ग वेव, ये इंफ्रारेड है ना, ये वेव जो होती है इंफ्रारेड होती है, या लॉन्ग वेव समझ लो रेडिएशन, ये शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन को आने दे रहा है और यहां से जो लॉन्ग वेव रेडिएशंस हैं उनको निकलने नहीं दे रहा है। ठीक है, ये होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। दिस इज व्हाट, दिस इज ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट लिखो सब लोग, ग्रीन हाउस इफेक्ट लिखो सब लोग, लिखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट हेडिंग डाल के। हरित ग्रह प्रभाव लिखो, ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरित ग्रह प्रभाव, सब लोग इसमें लिखिए। The glass house behaves as a transparent body. The glass house behaves as a transparent body. The glass house behaves as a transparent body for the incoming short wave solar radiation. For the incoming short wave solar radiation. Whereas it behaves like a opaque body, it behaves like a opaque body for the outgoing long wave radiation, for the outgoing long wave radiation. कांच का घर प्रवेशी
लघु तरंग सौरिक विकिरण के लिए, कांच का घर प्रवेशी लघु तरंग सौरिक विकिरण के लिए पारदर्शी निकाय की तरह, पारदर्शी निकाय की तरह, पारदर्शी निकाय की तरह कार्य करता है, पारदर्शी निकाय की तरह कार्य करता है, जबकि जबकि बहिर्गामी दीर्घ तरंग के लिए, बहिर्गामी दीर्घ तरंग के लिए अपारदर्शी निकाय की तरह कार्य करता है, जबकि बहिर्गामी दीर्घ तरंग के लिए अपारदर्शी निकाय की तरह काम करता है। इसका एक्सपोजर थोड़ा कम कर देना, लिख नहीं रहा है क्लियर, एक्सपोजर कम करो और थोड़ा कम करना, और कम कर दो, और कम करो। अभी क्लियर है, दिख रहा अभी? ब्लैक कलर के बैकग्राउंड तो नहीं, ब्लैक कलर के हम हो गए लेकिन इसमें ज्यादा कम हो गया। सर आप नहीं दिख रहे, रुको, अच्छा लेट मी चेंज द बैकग्राउंड, है ना, लेट्स सी लेट मी चेंज द बैकग्राउंड, एक्सपोजर उसके बाद आप सही करिएगा। रुकिए एक मिनट, ये ठीक है? इज इट फाइन? बताओ यार, ये ठीक है कि नहीं, कि इसको भी चेंज करें? दिस इज फाइन राइट? हाँ, ग्रीन हाउस हम लोग इफेक्ट पढ़ रहे हैं तो मैंने बोर्ड को ग्रीन हाउस कर दिया, डार्क ग्रीन कर दिया, राइट। चलो, तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर क्या हुआ कि ये शॉर्ट वेव रेडिएशन को आने दे रहा है और लॉन्ग वेव रेडिएशन को नहीं जाने दे रहा है। दिस इज द प्रॉपर्टी, यही प्रॉपर्टी है किसकी? इस हाउस की, ठीक है, इस हाउस की, कि ये शॉर्ट वेव को आने देता है बट ये किसको नहीं जाने दे रहा है? ये आपके लॉन्ग वेव रेडिएशन को जाने नहीं दे रहा। इसको एक और चीज हम लोग बोलते हैं, मालूम क्या? इसको हम लोग, आप इसको देखा होगा आपने, इसको हम लोग ग्लास इफेक्ट भी बोलते हैं, इसको ग्लास इफेक्ट भी बोलते हैं। राइट, आपकी कार है, आपकी कार है, आप कार में क्या देखते हो? आप कार में देखते हो कि सोलर रेडिएशन एंटर करती है, सोलर रेडिएशन एंटर करती है, सोलर रेडिएशन एंटर करती है। और जब ये, खासकर अगर आप नॉर्थ इंडिया से हैं और अगर गर्मियों में एंटर करती है तो क्या होता है? कार का हाल, बुरा हाल हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये एंटर तो कर जाती है, ये एंटर तो कर जाती है, लेकिन एंटर के बाद जब एंटर कर जाती है तो अंदर से कार गर्म हो जाती है और वो जो लॉन्ग वेव रेडिएशन है वो निकल नहीं पाती है, क्योंकि ग्लास क्या करती है? ग्लास शॉर्ट वेव रेडिएशन को, जो शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन है उनको तो आने देती है, लेकिन जब कार गर्म हो जाती है तो कार से जो आपकी लॉन्ग वेव रेडिएशन निकलती है उनको निकलने नहीं देती। इसीलिए जब आप कार का डोर खोलते हैं तो क्या लगता है आपको? बहुत ज्यादा गर्म महसूस होती है, लगता है जैसे कि एकदम से क्या हो रहा है? स्टीम निकल रही है कार से। और आप थोड़ी देर बोलते हो कि यार शीशा नीचे कर दो, कार के दरवाजे खोल दो, है ना, थोड़ी सी गर्मी निकल जाए, यही करते हो ना, इजंट इट? राइट। तो दिस इज ऑल्सो नोन एज व्हाट? ग्लास इफेक्ट। दिस इज ऑल्सो नोन एज व्हाट? ग्लास इफेक्ट। तो आपसे अगर कोई बोले क्या कि ग्रीन हाउस इफेक्ट इज सिमिलर टू ग्लास इफेक्ट, तो आप स्टेटमेंट में क्या करोगे? टिक मारोगे। अगर आपसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है क्या कि हरित ग्रह प्रभाव
कांच के प्रभाव के समान है तो आप आंसर क्या करोगे, टिक करके आओगे। क्लियर है बात, समझ में आ रही है इतनी सबकी? बताइए मुझे, इज इट क्लियर? तो ये है आपका क्या, ग्रीन हाउस इफेक्ट। दिस इज व्हाट, दिस इज ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट है आपका। हम्म, दिस इज अर्थ सरफेस। ये क्या है बताओ, ये आपके पृथ्वी की सतह है। ये क्या है, पृथ्वी की सतह है। ठीक है, थोड़ा सा ये ज्यादा हो रहा है। बताना अगर इसमें कोई दिक्कत हो रही है तो। ठीक है, मुझे लग रहा है साफ है। अब क्या है कि ये आपको समझना पड़ेगा कि हमारे अर्थ में अर्थ सरफेस के पास बहुत सारी, सर बफरिंग हो रही है बहुत। सबके लिए बफरिंग बहुत ज्यादा हो रही है क्या, कुछ बफरिंग हो रही है क्या? टेल मी। बफरिंग हो रही है? जिनके में बफरिंग हो रही है ना, आपका कनेक्शन थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्योंकि सबके में होनी चाहिए वेरी लिटिल। होनी नहीं चाहिए वैसे। चलिए कुछ बातें आपसे करते हैं, थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल बातें करते हैं। कॉन्सेप्चुअल बातें क्या है कि जो अर्थ सरफेस है हमारा, अर्थ सरफेस, ठीक है, आप सब जानते हैं। देखिए एक चीज, क्या अर्थ सरफेस में, अच्छा एक चीज बताओ मुझे कि जो हमारी गैसेज हैं, गैसेज है ना, ये गैसेज हमारे अर्थ सरफेस के पास ज्यादा है या अर्थ सरफेस से हम थोड़ा ऊपर जाते हैं तो ज्यादा है? बताओ मुझे। बताइए। पास ज्यादा है ना, नियर द सरफेस, नियर टू अर्थ, एग्जैक्टली नियर टू अर्थ, है ना। क्यों ऐसा है भाई? सिंपल सी बात है यार, सिंपल सी बात है। क्या सिंपल सी बात है? तुम्हारी जो गैस है वो भारी है ना, उसका वेट होगा तो वो क्या होगी, नीचे की तरफ आएगी। सपोज यहां गैस है, ये गैस है, ये नीचे की तरफ आई, यहां पर भी गैस होगी, वो उसको और दबाएगी, है ना। वहां पर भी बहुत सारी गैस होंगी, वो उसको और दबाएंगी। तो करते 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 क्या हो जाएगा, सारी जो गैसेज हैं वो कहां पर आ जाएंगी, अर्थ सरफेस के पास आ जाएंगी। ठीक है, अब जैसे कुछ गैसेज हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, कुछ गैसेज हैं आपकी, जैसे CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। हम्म, अब ये क्या करती हैं, देखो ये ऐसा काम करती हैं कि जो सन से रेडिएशन आ रही है, ठीक है, उनके लिए पारदर्शी निकाय की तरह कार्य करती है, उनके लिए ट्रांसपेरेंट बॉडी बन जाती है, ट्रांसपेरेंट बॉडी। ठीक है, जो हमारी सोलर रेडिएशन है, विच इज व्हाट, मैं बार बार याद करूं, दिस इज इनकमिंग शॉर्ट वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सोलर रेडिएशन, ये है इसका पूरा नाम। ठीक है, क्या है तो, प्रवेशी लघु तरंग विद्युत चुंबकीय
सौरिक विकिरण। इतनी खतरनाक चीज हमारे पास आ रही है, ठीक है, इतनी खतरनाक, इतनी लंबी चीज हमारे पृथ्वी पर प्रवेश कर रही है, और कार्बन डाइऑक्साइड बिना विरोध, इतनी लंबी खतरनाक चीज बिना विरोध इसको आने दे रही है। भाई आने इसलिए दे रही क्योंकि ये हमारे अर्थ के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। तो यहां पर इसके लिए ट्रांसपेरेंट बॉडी की तरह काम कर रही है। अब जो ये रेडिएशन आ रही है ना बेटा, ये रेडिएशन जो आ रही है, याद रखिएगा, सोलर रेडिएशन, क्या ये हमारे अर्थ सरफेस को गर्म नहीं करेंगी, है ना? तो दे विल हीट अप the Earth's surface, isn't it? They are actually heating the Earth's surface. So can we say here, यहां पर लिख लेते हैं हम, हिंदी में यहां लिख लो कि यह पृथ्वी की सतह को गर्म करेंगी। दे विल हीट अप दी अर्थ सरफेस, ये हमारे अर्थ सरफेस को क्या करेंगी, गर्म करेंगी। और अगर हमारा अर्थ सरफेस गर्म हो गया भाई, अगर हमारा खतरनाक अर्थ सरफेस क्या हुआ, गर्म हो गया, तो अर्थ से भी हीट निकलेगी, ठीक है, अर्थ से भी रेडिएशन निकली। हीट किस फॉर्म में निकली, इस फॉर्म में निकली। इसको हमने क्या बोला, इसको हमने बोला, क्योंकि ये बाहर जा रही है इसलिए बहिर्गामी, बहिर्गामी, क्योंकि ये अर्थ से निकल रही हैं, ठीक है, बहिर्गामी, और ये अर्थ से निकल रही है तो इसमें टेम्परेचर बहुत ज्यादा नहीं, तो ये लॉन्ग वेव है, तो बहिर्गामी दीर्घ तरंग, और अर्थ से निकल रही है इसलिए पार्थिव, पार्थिव विकिरण। इनको हमने क्या बोला, आउटगोइंग लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देख रहे हैं यहां पर, तो यहां से इस तरीके से ये सारी कहां चली जा रही है, तो स्पेस में चली जा रही है। कहां, अंतरिक्ष में। कहां चली जा रही है, स्पेस में चली जा रही है ना। स्पेस, स्पेस समझते हो ना क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय स्पेस? हाँ बताओ मुझे जल्दी से, डू यू नो व्हाट इज स्पेस? अंतरिक्ष क्या है, बताओ, यस या नो, मालूम है कि नहीं, यस या नो, बताइए मुझे जल्दी, अंतरिक्ष क्या है? किसी का कमेंट नहीं आ रहा है, लगभग तुम लोग 22 लोग बैठे हुए हो। आउटर एरिया ऑफ अर्थ, आउटर एरिया ऑफ अर्थ, can you be a little more precise, Khushi? Above 100 kilometer, above 100 kilometer. अच्छा, you know, if I ask you this basic, you know, difference of universe and space, अगर मैं आपसे पूछूं कि ब्रह्मांड एवं अंतरिक्ष ये दोनों एक हैं या अलग अलग हैं, बताओ मुझे। मिक्सचर ऑफ गैसेस इज एटमॉस्फेयर, प्रिया, है ना, एटमॉस्फेयर होता है मिक्सचर ऑफ गैसेस। स्पेस और यूनिवर्स में कुछ अंतर है, ब्रह्मांड और अंतरिक्ष में कुछ अंतर है। Universe has galaxies. Universe includes space. Space has universe. Universe is infinite. And what is space? Space is not infinite. Right? That's what you want to say, Pratika? Universe includes space. अच्छा टेल मी, हम लोग जो है
स्पेस टेक्नोलॉजीज क्यों लिखते हैं? हम लोग ये बताओ, यूनिवर्स टेक्नोलॉजीज क्यों नहीं लिखते हैं? स्पेस इज मेजरेबल, यूनिवर्स इज नॉट, स्पेस इज मेजरेबल, इज इट? देखो यहां पर एक ने बात लिखी है, आई गेस यू नो खुशी ने लिखा है और किसी ने उसी को बात को सहमति जताई है, यू नो दिस इज अर्थ, ये अर्थ है, ठीक है? अर्थ के बाहर कुछ भी, अर्थ के बाहर कुछ भी जो भी है, राइट, दैट इज योर स्पेस। जब मैं बोलता हूं अर्थ, तो याद रखिएगा अर्थ हमेशा, जब मैं बोल रहा हूं ऐसा, तो अर्थ का एटमॉस्फेयर भी है, तो अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाद जितना भी है दैट इज स्पेस, ठीक है? तो आप बोलेंगे सर यूनिवर्स क्या है? यूनिवर्स सर पूरा है जिसमें अर्थ भी आता है, जिसमें अर्थ भी आता है, ठीक है? याद रखिएगा। तो कहने का मतलब क्या है? यूनिवर्स इज इक्वल टू स्पेस प्लस अर्थ, है ना? दिस इज यूनिवर्स, ठीक है? देन व्हाट इज स्पेस? तो ऑब्वियस ही बात है, स्पेस इज यूनिवर्स माइनस अर्थ। भाई मैं हिंदी में नहीं लिखवा रहा हूं, ये ब्रह्मांड अंतरिक्ष, मुझे इतना लगता है इतना तो लिख लोगे ना तुम, थोड़ा सा अगर उसमें भी दिक्कत होगी तो बता देना, ब्रह्मांड अंतरिक्ष, राइट? तो याद रखिएगा ब्रह्मांड सबसे बड़ा, ठीक है? ब्रह्मांड सबसे बड़ा, तो स्पेस क्या है? अर्थ से जो भी तुम जो भी इमेजिन कर सकते हो बाहर, दैट इज स्पेस। यूनिवर्स का हर वो पार्ट स्पेस है, ठीक है? जो अर्थ के बाहर है, अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर है। अगर हम अर्थ को इंक्लूड कर लेंगे तो हमारा क्या है? पूरा का पूरा यूनिवर्स है, ठीक? चलो, तो यहां पर इसीलिए मैंने क्या लिखा, यहां पर हमने क्या लिखा है कि ये स्पेस में जा रहा है, ये हमारा कहां जा रहा है? स्पेस में जा रहा है। तो अर्थ से इसीलिए हम स्पेस टेक्नोलॉजी, हमारा अर्थ से क्या जाती है? रॉकेट जाते हैं, पीएसएलवी, जीएसएलवी, स्पेस, ठीक है? स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में बात होती है। हम मार्स में जा रहे हैं तो स्पेस, ठीक है? खैर एनीवेज, तो यहां पर आते हैं, तो यहां पर देखिए क्या हुआ कि ये जो आउटगोइंग लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है, ठीक है, ये अर्थ जब गर्म हो जाता है तो निकल जाती है, ये अर्थ जब गर्म हो जाता है तो ये लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन हमारे अर्थ से निकल जाती है। भाई जरूरी भी है, अर्थ ने गर्मी ली है और वो गर्मी अगर नहीं गई तो हम लोग क्या हो जाएंगे? हम लोग तो एकदम फ्राई हो जाएंगे, राइट? तो इट इज नेसेसरी। लेकिन कुछ गैसेस ऐसे होती हैं, कुछ गैसेस ऐसी होती हैं, अगर वहां पर वो गैस मौजूद हैं तो ये गैस क्या करती हैं? जो स्पेस जा रही है हमारी, जो हमारी स्पेस जा रही हैं, उनको ये स्पेस नहीं जाने देती है, उनको ये स्पेस में नहीं जाने देती है गैसेस, ठीक है? ये गैसेस जो स्पेस में जा रही है उनको ये जाने नहीं देती है। क्या करती हैं ये गैसेस? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ये पहले इनको एब्जॉर्ब करती हैं, पहले इनका अवशोषण करती हैं, इनको एब्जॉर्ब करती हैं, और एब्जॉर्प्शन के बाद ये इनको वापस हमारे एटमॉस्फेयर, अर्थ सरफेस के पास रिफ्लेक्ट करती है। ये हमारे वापस क्या करती है? रिफ्लेक्ट करती है। मतलब ये एक तरीके से ट्रैप है, हीट जो होती है वो ट्रैप हो जाती है, जाल में फंस जाती है। जो ऊष्मा निकल रही है किसके रूप में? पार्थिव विकिरण के रूप में जो हीट निकल रही है, उस हीट को ये ट्रैप कर रही है ना? और अगर ऐसा कार्बन डाइऑक्साइड काम कर रही है तो ये क्या हमारे अर्थ सरफेस को गर्म नहीं कर रही है? बताइए मुझे। अगर ये जो आप देख रहे हैं, ये इनको ये क्या कर रही है? एब्जॉर्ब करके रिफ्लेक्ट कर दे रही है, ये एब्जॉर्ब करके रिफ्लेक्ट कर दे रही है, तो ये हमारे गर्म अर्थ से निकली है, ये रेडिएशन हमारे गर्म अर्थ से निकली है। और अगर ये रेडिएशन हमारे गर्म अर्थ से निकली है तो ऑब्वियस बात है ठंडी तो होगी नहीं, ये भी गर्म होगी। और ये गर्मी जिसको स्पेस में चला जाना चाहिए वो कहां पर है? हमारे अर्थ सरफेस पे रुकी हुई है। भाई देखो, कुछ तो रोकना कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है अगर इस हीट को नहीं रोकेगा, अगर इस हीट को नहीं रोकेगा तो क्या होगा? होगा ये सिंपल सा कि हम लोग को रात होते ही बहुत ठंड लगेगी। अगर ऐसी गैसेस नहीं होंगी जो हीट को ट्रैप कर रही है, मतलब जो हमारा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है, जो हमारे पार्थिव विकिरण है बाहर जा रही, उनको अगर नहीं रोका तो हम लोग को बहुत ठंडा लगेगा।
क्यों? क्योंकि हमारी पृथ्वी पूरी ठंडी हो जाएगी, हमारी ठंडी हो जाएगी पृथ्वी, और यहां हम लोग को बहुत ठंड लगने लगी। नहीं, यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड को रोक रहा है। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को रोक रहा है, ठंडक से हमें बचा रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? ब्लैंकेट ऑफ द अर्थ। इसीलिए हम कार्बन डाइऑक्साइड को, CO2 को क्या बोलते हैं? पृथ्वी का कंबल। पृथ्वी का कंबल। क्यों पृथ्वी का कंबल कह रहे हैं? पृथ्वी का कंबल हम इसलिए कह रहे हैं, पृथ्वी का कंबल हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये हीट को रोक दे जा है, जो बाहर जा रही थी, जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के फॉर्म में जा रही थी स्पेस में, उनको रोक देता है जहां जहां पे होगा। पूरा तो नहीं रोकता है, इसके बावजूद भी क्या होती है? इसके बावजूद भी टेरेस्ट्रियल रेडिएशन निकलती है, और निकलना भी चाहिए, नहीं निकलेंगे तो दिक्कत होगी, राइट। ये टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो है इस तरीके से स्पेस में चली जाती है, तो ऐसा ऐसा करके निकल जाती है। ये जहां जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता है तो ये स्पेस में निकल जाती है। लेकिन कुछ यहां पर क्या है? कुछ ट्रैप हो जाती है, कुछ जो है, कुछ आपका इस तरीके से ट्रैप हो रही है, ट्रैप हो रही है, ट्रैप हो रही है। जहां जहां कार्बन डाइऑक्साइड है वहां पर ये क्या हो रही है? ट्रैप हो रही है। अब एक चीज देखो, अब एक चीज देखो, यहां क्या हो रहा है? सोलर रेडिएशन आ रही है, ठीक है, उसके लिए ट्रांसपेरेंट बॉडी की तरह काम कर रहा है। यहां पर जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है उसके लिए किसकी तरह काम कर रहा है? ओपेक बॉडी की तरह। मतलब जो आपकी सौरिक विकिरण है उसके लिए पारदर्शी निकाय की तरह, और जो आपकी लॉन्ग वेव है उनके लिए अपारदर्शी निकाय की तरह, राइट। अच्छा, यहां पर देखो भैया क्या हो रहा है, यहां पर भी तो कुछ ऐसा ही हो रहा है, यहां पर भी तो कुछ ऐसा ही हो रहा है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये किसकी तरह काम कर रहा है? यहां पर ओपेक बॉडी की तरह, यहां पर ये अपारदर्शी निकाय की तरह काम कर रहा है, इजंट इट? जाने नहीं दे रहा है जहां जहां पे है, और यहां पर इनको आने दे रहा है, सोलर रेडिएशन को आने दे रहा है ना? तो टाइगर श्रॉफ की तरह है, इनकी आती है पर इनकी जाती नहीं है। मतलब ये आ जाता है बट ये जो है वो जाता नहीं है, ठीक है। तो क्या ये एक ग्रीन हाउस की तरह कार्य नहीं कर रहा? बताओ, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है एक ग्रीन हाउस की तरह कार्य कर रहा है कि नहीं? बताइए, इज इट वर्किंग लाइक अ ग्रीन हाउस? बताओ, यस या नो? इज इट वर्किंग लाइक अ ग्रीन हाउस? यस और नो? इट इज वर्किंग लाइक अ ग्रीन हाउस, ठीक है। ये हमारा जो है ग्रीन हाउस की तरह, हरित ग्रह की तरह कार्य कर रहा है, ठीक है। और क्योंकि ये हरित ग्रह की तरह कार्य कर रहा है, और ये वास्तव में क्या है? ये घर है? नहीं, ये गैस है। तो ऐसी गैसों को हम क्या बोलते हैं? ऐसी गैसों को हम बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस। ऐसी गैसेस को हम क्या बोलते हैं? बताइए मुझे। ऐसी गैसेस को हम बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। ऐसी गैस को हम क्या बोल रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैस को। तो यहां लिख लीजिए हरित ग्रह गैस। क्यों ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इनके अंदर हरित ग्रह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट है। ये कैसा बिहेव कर रही है? ग्रीन हाउस की तरह बिहेव कर रही है, और ये वास्तव में है क्या? ग्रीन हाउस। तो ये क्या होंगी? ग्रीन हाउस गैस कहलाएंगी। इनको हम शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं GHG, है ना? इनको हम शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं क्या? GHG। अब बताओ, ग्रीन हाउस कोई ऐसा तो है नहीं कि ये आज की है गैसेस। कार्बन डाइऑक्साइड तो बहुत सालों से निकल रहा है, बहुत समय से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, इजंट इट? ये कार्बन डाइऑक्साइड कोई आज की तो है नहीं गैस। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या बहुत खराब है? नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस खराब नहीं है। खराब है बेटा हम लोग। खराब कौन है? खराब है मनुष्य, क्योंकि मनुष्य है बहुत मतलबी, है ना? ह्यूमन जो है वो बहुत खराब है, हम लोग बहुत खराब है। वी आर वेरी ग्रीडी, है ना? वी आर वेरी मीन, राइट। और हम क्या कर रहे हैं? हम अपनी सुविधा के लिए, अपने कंफर्ट के लिए, व्हाट वी आर डूइंग? वी आर एक्चुअली एमिटिंग कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड नेचुरल प्रोसेस से निकल रहा है तो बहुत अच्छा है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत जरूरी है किसके लिए? फॉर फोटोसिंथेसिस, फॉर प्लांट्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो अपना भोजन बनाते हैं, उसके लिए बहुत जरूरी है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग ज्यादा निकाल रहे हैं। और अगर हम लोग ये कार्बन डाइऑक्साइड जो नेचुरल फॉर्म में है ना,
उसमें अगर छेड़खानी ना करे तो बहुत अच्छा था, अपना ज्वालामुखी फटता, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है ना, या नॉर्मल कार्बन डाइऑक्साइड के जो प्रोसेसेस हैं, ग्लेशियर मेल्ट होता तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता, और वो कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ जो है अपने भोजन के रूप में, जो आपके प्लांट्स हैं, जो आपके ट्रीज हैं, वेजिटेशन जो है वो उसको फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपने फूड के लिए यूज कर लेते हैं। तो बहुत अच्छा बैलेंस था, बहुत अच्छी बैलेंस चल रही थी सब कुछ, तो इकोलॉजिकल बैलेंस था। लेकिन हमने इकोलॉजिकल बैलेंस को डिस्टर्ब करा, हम लोग ने, मनुष्य ने, मानव ने, ह्यूमन ने इसको डिस्टर्ब करा, और हुआ क्या कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या हुई? बढ़ गई। हम कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा रहे तो क्या हो रहा है? तो आप क्लियरली देख सकते हो, क्लियरली देख सकते हो आप, कार्बन डाइऑक्साइड जब बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है कि ये जो स्पेस जा रही थी, ये जो अब स्पेस जा रही थी, उनमें से बहुत सारी अब स्पेस नहीं जा पाएंगी। क्यों? क्योंकि उनको बीच में मिल गया क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्या होंगी? ये स्पेस नहीं जा पाएंगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इनको भी ट्रैप कर लेगा। तो ये एक्स्ट्रा एनर्जी आ गई ना, ये एक्स्ट्रा हीट आ गई ना, ये आपका अतिरिक्त ऊर्जा हमारे लोअर एटमॉस्फेयर में आया कि नहीं आया? बताइए। तो आप कहेंगे बिल्कुल आया। ठीक है, इसका मतलब अगर हमारा ग्रीन हाउस गैस बढ़ेगा, नॉट ओनली कार्बन डाइऑक्साइड, सारे ग्रीन हाउस गैस, मीथेन, मीथेन सब, राइट, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, जितने भी ग्रीन हाउस गैस हैं जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, बाद में पढ़ेंगे, जितने भी हमारे ग्रीन हाउस गैस बढ़ रहे हैं, उससे क्या हो रहा है? उससे बड़ी सिंपल सी चीज हो रही है, वो ये है कि ग्रीन हाउस गैस में अगर वृद्धि होगी तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा? हीट जो है वो क्या होगा? बढ़ेगा। हीट बढ़ेगा तो हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा, और अगर हमारा टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ गया तो हम इसी को क्या बोल देंगे? ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या बोल देंगे इसी को हम? वैश्विक तापन। तो इसीलिए इसीलिए हम क्या कर रहे हैं? हम चाहते हैं कि ये ग्रीन हाउस गैस जो है वो क्या हो जाए? कम हो जाए। क्योंकि ग्रीन हाउस गैस अगर बढ़ा तो हीट बढ़ी, हीट बढ़ा तो टेम्परेचर बढ़ा, और टेम्परेचर अगर बढ़ा तो दैट इज व्हाट? दैट इज योर ग्लोबल वार्मिंग। यही तो है हमारा ग्लोबल वार्मिंग, है ना? यही हमारा ग्लोबल वार्मिंग है। अब एक प्रश्न है आपको, आज एंड करेंगे सेशन को, क्योंकि सेशन आज थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ है, टाइमिंग कल से थोड़ा एडजस्ट करवाएंगे इसको, और आप लोग के आशीर्वाद सर की क्लास रहती है 8 बजे। तो यहां पर व्हाट वी कैन से, एक क्वेश्चन हम देते हैं आपको, ठीक है? एक क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज responsible for ग्लोबल वार्मिंग? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा या से वैश्विक तापन के लिए उत्तरदायी है? ठीक है, ये तो यहां पर ठीक, आपका ऑप्शन क्या है? आपका ऑप्शन है, योर ऑप्शन इज ए, सॉरी नॉट ए, योर ऑप्शन इज 1 CO2, ऑप्शन 3 CH4 मतलब मीथेन, ऑप्शन, ये ऑप्शन नहीं है, 3 वाटर वेपर, जलवाष्प, ऑप्शन 4 ब्लैक कार्बन डस्ट, काला कार्बन धूल। ठीक है,
और आपके ऑप्शंस हैं इस तरीके से, ए ओनली 1 एंड 2, केवल 1 और 2, ओनली 1 2 एंड 4, ऑप्शन सी 1 2 एंड 3, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। बताइए आंसर क्या होगा। बी, डी, सी, बी, डी, ए कोई नहीं बोल रहा ना, ए कोई नहीं बोल रहा है, बी डी सी सब कर रहे हैं आंसर। अच्छा देखो, अब एक चीज समझो, पहली चीज यहां पर सीखने वाला क्या है, सीखने वाला ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या ग्रीन हाउस गैस है? यस। क्या CH4 ग्रीन हाउस गैस है? मीथेन? यस। क्या वाटर वेपर ग्रीन हाउस गैस है? तो पहली चीज सीखने वाली क्या है कि वाटर वेपर भी ग्रीन हाउस गैस है। क्या ब्लैक कार्बन ग्रीन हाउस गैस है? नो। क्या ब्लैक कार्बन ग्रीन हाउस गैस है? आंसर इज नो, राइट। लेकिन 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 आंसर आपका ये नहीं है, आंसर आपका ये है। तो दूसरी चीज सीखने वाली ये है, दूसरी चीज सीखने वाली ये है कि केवल और केवल, आप याद रखिएगा, केवल ग्रीन हाउस गैस नहीं है जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि केवल ग्रीन हाउस गैस नहीं है जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब अगर स्टेटमेंट आता है कि ओनली ग्रीन हाउस गैसेज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, तो स्टेटमेंट गलत, स्टेटमेंट क्या होगा? गलत होगा, ठीक है। ब्लैक कार्बन क्या होता है, इस पे हम लोग आएंगे। ये ब्लैक कार्बन बाद में हम लोग देखेंगे, इसमें हम लोग करेंगे अभी बात, थोड़े दिनों में, कल ही इनफैक्ट बात होगी इसमें। ये एक एरोसॉल है, ये एक एरोसॉल है, ठीक है, जिसको हम लोग सूट भी बोलते हैं। इसके बारे में लोग बाद में बात करेंगे क्या करता है, ठीक है। लेकिन आंसर क्या होगा आपका? ऑल ऑफ द अबव। पहली चीज ये चारों सही है। अगर तुम याद रखना 90.99% जो होगा, 99%, अगर ये ऑप्शन दिया है ना आपका ऑल ऑफ द अबव, लैंग्वेज यही होनी चाहिए, उपयुक्त सभी, तो 99% यही आंसर होता है। पहली चीज तो ये कुछ नियम है प्रीलिम्स को क्रैक करने के, जब आपको सारी चीजें नहीं आती है। देखो ये दीज आर, यू कैन से दीज आर चीट कोड्स आल्सो, बट दिस इज नॉट चीटिंग, दिस इज एनालिटिकल थिंकिंग, या नॉट थिंकिंग एग्जैक्टली, बट दिस इज एनालिसिस, ठीक है। तो ये क्या है? आपका विश्लेषण है, आपने कायदे से विश्लेषण कर रखा है कि इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, और अगर ये आपका ऑप्शन होता है तो ये ऑप्शन हमेशा सही होता है, लगभग हमेशा नहीं, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज याद रखिएगा, जब आप प्रीलिम्स का पेपर देते हैं और उसमें अगर आपका ऑप्शन ऐसा आता है, कोई ऐसा स्टेटमेंट आता है क्या कि ओनली ग्रीन हाउस गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, अगर आपका ऐसा प्रश्न आता है जिसमें टर्मिनोलॉजी कुछ आपकी ऐसी है क्या कि केवल हरित गृह गैस वैश्विक तापन के लिए उत्तरदायी है, अगर ऐसा प्रश्न आता है आपका, ठीक है, तो याद रखिएगा ये हमेशा क्या होगा? 99% गलत होगा, 99%। कुछ शब्द हैं जो एक्सट्रीम माने जाते हैं, कुछ शब्द हैं जो क्या माने जाते हैं? एक्सट्रीम, मतलब एकदम ऐसी बातें करते हैं जैसे ओनली, और इसको आप देखिएगा प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स में, आप इसको एनालाइज करिएगा, ठीक है। ओनली मतलब केवल, ये शब्द अगर आया आपके स्टेटमेंट में, केवल,
तो ये बहुत स्टेटमेंट है, मतलब केवल एक चीज, केवल, ये हमेशा यूपीएससी केवल डालता है ना, तो वो हमेशा गलत क्वेश्चन होता है। हमेशा आप देखिएगा पेपर में ये थोड़े बहुत चीट कोड, तुम लोग ने क्योंकि पेड कोर्स लिया है तो ये चीट कोड सीखो, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे प्रीवियस ईयर्स के, और आपको चीट कोड भी सिखाऊंगा, और आपको बताऊंगा कि कैसे प्रीलिम्स को क्रैक करेंगे हम लोग, ठीक है। प्रीलिम्स केवल नॉलेज से आपका कभी जीवन में नहीं होगा, ये याद रखिएगा। प्रीलिम्स आपका नॉलेज से कभी जीवन में नहीं होगा। प्रीलिम्स बार बार मॉक लगाने से, जितने मॉक लगाओगे और टेक्निक को यूज करोगे उसी से क्लियर होगा, ठीक है। नॉलेज आपकी कहां चाहिए? नॉलेज आपकी चाहिए हमें मेंस में, है ना, ऐसी नॉलेज जो आप अपने पन्नों पे उतार पाए, तो उसके बारे में बात करते रहेंगे। फिर यहां पर कुछ आपके क्या है, एवरी, है ना, एवरी, जैसे एवरीवेयर, एवरी पर्सन, या एवरी कुछ भी, एवरी हर, मतलब हर कुछ, या ऑल सभी, है ना, या प्रत्येक, ठीक है, प्रत्येक। ये कुछ एक्सट्रीम शब्द होते हैं, ये कुछ एक्सट्रीम शब्द होते हैं, है ना। कुछ आपके शब्द होते हैं जो हमेशा यूपीएससी में सही होते हैं, जैसे कि सम, कुछ, कुछ के लिए, और जैसे आपका वर्ड है फ्यू, है ना, ये शब्द ऐसे होते हैं जो जेनरिक होते हैं। और यूपीएससी हमेशा सम या फ्यू जब लगाती है तो याद रखिएगा कि आपको हमेशा ये सॉल्व करना, प्रीवियस ईयर के पेपर उठाना, देखना जहां पर सम फ्यू आएंगे वहां पर 90% वो सही होगा, 99% सही होगा, ठीक है। ये आपका क्या होगा? दिस विल बी करेक्ट, ये आपके करेक्ट होंगे, और ये एक्सट्रीम वाले याद रखिएगा आप क्या होंगे? गलत होंगे। जैसे इस बार एक क्वेश्चन आया था 2021 में, क्या आया मालूम? 2022 में एक क्वेश्चन आया कि मोनोजाइट के ऊपर आया था, ठीक है, क्योंकि ज्योग्राफी भी मैं ही पढ़ाऊंगा आपको बाद में। तो मोनोजाइट जो है इज अ मिनरल, ठीक है, जो कि नॉर्मली आपको कहां मिलता है? नॉर्मली आपको ये केरल में मिलता है मोनोजाइट, ठीक है। अब उसमें लिखा हुआ था कि मोनोजाइट इज फाउंड इन एवरी कोस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। मतलब कि मोनोजाइट जो है वो जितने भी तट हैं भारत के, गुजरात, कोंकण, कन्नड़, ठीक है, आपका योर मालाबार, देन योर कोरोमंडल, ठीक, आंध्र, आपके उत्कल, सब जगह पे मोनोजाइट, ऑल, इन एवरी कोस्ट। तो एवरी, है ना, ऑल, ओनली, ये एक्सट्रीम है। ओनली मतलब केवल एक, है ना, केवल, केवल हो गया, बहुत सारे। ये आप याद रखिएगा कि आपको यहां पर देखने को मिलेगा, यहां पे क्या है? ओनली। तो ओनली वाला हमेशा क्या होगा? आपका गलत होगा। और ये याद रखिएगा, सम, फ्यू, प्रोबेबिलिटी ज्यादा ना, कुछ ऐसे हो सकते हैं, कुछ तटों में पाया जाता है, हां, कुछ पहाड़ियों में मिलता है, कर्नाटक में भी मिलता है, उड़ीसा में मिलता है, ऐसे करके अगर कुछ अगर आपके क्वेश्चंस में आया अलग अलग, है ना, अलग अलग मिनरल्स के बारे में, तो कुछ वाला हमेशा सही होता है। ये पहली टेक्निक है, याद रखिएगा। और दूसरी मैंने आपको बताई कि ऑल ऑफ द अबव वाला आपका ज्यादातर सही होता है। समझ में आ रही बात आपके? ठीक है, बताइए, इतनी बात समझ में आ रही सबके? बताइए, टेल मी गाइस, एंड वी विल सॉल्व द क्वेश्चंस। ये केवल अभी बताया है, वी विल सॉल्व द क्वेश्चंस, और मैं आपको एक टेक्निक भी सिखाऊंगा। मैं आपके अंडरस्टैंडिंग डेवलप करूंगा कि कैसे प्रीलिम्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हम लोग यहाँ पे प्रीलिम्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, या जैसे क्वेश्चन आ सकते हैं उसको सॉल्व करेंगे, और फिर आपको चीजें आसान लगने लगेंगी, फिर आपको चीजें जो है आसान लगने लगेंगी, ठीक। तो आज का 200 लेक्चर हम लोग यहीं तक रखेंगे, लेकिन मैं आप लोग के कमेंट में जरूर जानना चाहता हूं कि आप लोग को आज की क्लास कैसी लगी, ठीक है। जो आप लोग ने पेड बैच ये लिया है, ये पेड बैच में जो मेरी क्लास हुई है, ये पेड बैच में जो क्लास हुई है आज पहली, हालांकि इंट्रोडक्शन है, एक तरीके से कह सकते हो पहली क्लास है हम लोग की इन टर्म्स ऑफ स्टडिंग। कैसी लगी है? केवल नाइस लगी है, अच्छा, तो मुझे इसको एक्सेलेंट करना पड़ेगा, नाइस को। हाँ, बहुत अच्छा समझ आया सर। चलो, ये नाइस को मुझे आई हैव टू कन्वर्ट नाइस इनटू एक्सेलेंट। दिस इज माय टारगेट नाउ। नाइस वाले सेशंस को अच्छा करना पड़ेगा। एक्सट्रीमली नाइस, अच्छा। सर, आई हैव वन क्वेश्चन रिगार्डिंग स्पेस। हाँ प्रतिका, यू कैन shoot out your question, please shoot out your question. I am here to answer that, and then we'll end the session. Excellent. बोल के एक्सेलेंट कर रहे हो तुम लोग, दैट इज नॉट गुड, है ना। अब मैं देखता हूँ नेक्स्ट क्लास लूंगा तो आई हैव टू मेक श्योर दैट इट इज एक्चुअली एक्सेलेंट। बट मुझे ऐसा लगा कि दिस इज इंट्रोडक्शन, बहुत ज्यादा हैवी नहीं रखना चाहता हूँ मैं क्लास तुम लोग के लिए, एंड वील सी। अमेजिंग, ओके।
चलो कम से कम इस बहाने तुम लोग मुझे पता तो चल रहा है कौन कौन है, ठीक है। प्रतिका आपका क्वेश्चन क्या है? यू कैन शूट आउट योर क्वेश्चन प्लीज, आप बताइए मुझे क्या क्वेश्चन है, फिर वी विल एंड इट। Sir, if people start living in Mars, for them also the definition of space would be same. That depends actually, it is imaginary. I don't know, I don't think we'll be able to, live in Mars at least for next, 20 years, because we have to create an artificial atmosphere, oxygen and all. यार पूरा सेंटेंस तुमने खराब कर दिया। ऑसम सर बट द बफरिंग इज द ओनली प्रॉब्लम। हाँ प्रयास, तुमने पूरा हमारा तो पूरा सेंटेंस, ये लाइन बाद में लिख देते। खैर एनीवेज चलो, मैं देखता हूँ, आई चेक विद द टेक्निकल टीम कि ये क्यों हुआ है, ऐसा क्यों हुआ है, बफरिंग क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ से होनी नहीं चाहिए वैसे। तो आई चेक विद द अड्डा टीम ऑल्सो कि टेक्निकल प्रॉब्लम क्या है इसकी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, और हम लोग कल, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट बहुत ज्यादा क्वेश्चंस वहां से आते हैं, तो प्लीज मिस मत करिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।